हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी में। एनजीओ आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती TRA 3.0 की स्पेशल जो हमारी रिवीजन क्लास चल रही है, आज हम उसका प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम आपको मिक्स क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जिसमें हम आपको व्याकरण और हिंदी साहित्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। तो आज की क्लास में हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बन रही है। एक ही क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। तो कल हमने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे, आज हम उसके आगे से आप शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम 26 क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो हमारा 26वां क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, बाबू गुलाब राय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपको बताना है जयद्रथ वध किसकी रचना है। अगर हम जयद्रथ वध की बात करें तो रचना है मैथिली शरण गुप्त की। अगर मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इनकी अन्य रचनाओं की बात करें भारत भारती की बात करें तो भारत भारती पर इन्हें महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय कवि की भी उपाधि दी गई थी। अगर हम भारत भारती की बात करें तो भारत भारती एक क्रांतिकारी रचना रही है मैथिली शरण गुप्त की, आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगर हम जैनेन्द्र कुमार की बात करें, त्यागपत्र सुनीता, मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं रही है इनकी त्यागपत्र सुनीता। बाबू गुलाब राय की बात करें, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम आपको ये रचनाएं लिखवा रहे हैं ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई है, तो आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। जयशंकर प्रसाद की बात करें, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। झरना। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य समाज का दर्पण है, यह किसका कथन है? अमृतलाल नागर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला दिनकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको हिंदी साहित्य समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है? आपको बताना है कि साहित्य समाज का दर्पण है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपको बताना है कि साहित्य समाज का दर्पण है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो अगर हम इस कथन की बात करें तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग में, और द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा है। अगर हम सरस्वती के संपादक की बात करें तो इन्होंने सरस्वती का जो संपादन किया है वो 1903 से ये क्या रहे, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। अगर हम इनकी रचना की बात करें, न्यायसिद्धि चरित चर्चा इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है। न्यायसिद्धि चरित चर्चा मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है। अगर हम निराला की बात करें, परिमल, अनामिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। परिमल, अनामिका। दिनकर की बात करें, कुरुक्षेत्र मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है इनकी, आपको नोट करते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, भूषण बिनु विराजई कविता बनीता मित, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? भिखारी दास, भूषण, केशवदास या चिंतामणि। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, आपको बताना है कि भूषण बिनु विराजई कविता बनीता मित, ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? तो अगर हम इन पंक्तियों की बात करें तो ये पंक्तियां केशवदास द्वारा रचित है। अगर हम केशवदास की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। अगर हम भिखारी दास की बात करें, काव्य निर्णय, मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं है इनकी काव्य निर्णय। भूषण की बात करें, भूषण हजारा, भूषण उल्लास महत्वपूर्ण रचना रही है। भूषण उल्लास, आप ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। चिंतामणि की बात करें, श्रद्धा और भक्ति, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, शिव सिंह सरोज, कामायनी, रामचरितमानस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम में आने की संभावना है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, शिव सिंह सरोज, कामायनी,
या रामचरितमानस, आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला जो प्रथम ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज। अगर हम शिव सिंह सरोज की बात करें, इसके रचनाकार है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है शिव सिंह सरोज, और ये हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ है। अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो ये चंदबरदाई द्वारा रचित है। अगर हम इसकी बात करें, इसे प्रथम महाकाव्य कहा गया है। पृथ्वीराज रासो को क्या कहा जाता है? प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। कामायनी की बात करें, जयशंकर प्रसाद। रामचरितमानस की बात करें, ये महाकाव्य है तुलसीदास का। अभी भी नोट करते ही चलिएगा। तो हमारा आंसर क्या है? हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज। अभी भी ध्यान रखते ही चलिएगा। इसके रचनाकार है शिव सिंह सेंगर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिए हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ। और जो अभी क्वेश्चन आपने कराया, इसमें पूछा गया है कि हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास। इस्तवार द ला लिटरेटिव हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी आने की इसकी संभावना है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। अगर हम यहाँ पर देखें, हिंदी साहित्य इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ है वह है इस्तवार द ला लिटरेटिव हिंदुस्तानी। अगर हम इसके रचनाकार की बात करें, गारसा द तासी, किसके द्वारा लिखा गया है? गारसा द तासी। इस्तवार द ला लिटरेटिव हिंदुस्तानी, ये क्या है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान की बात करें, इसके रचनाकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की बात करें, डॉक्टर बच्चन सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमारा अगर प्रथम ग्रंथ की बात करें हिंदी साहित्य इतिहास का, इस्तवार द ला लिटरेटिव हिंदुस्तानी। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को ये वीडियो पहुंच सके। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो आपका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। मोहे तो मेरे कवित्व बनावत। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ है, निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, निम्न पंक्ति का रचनाकार कौन है? रत्नाकर, घनानंद, राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश। बताइए, आपको बताना है ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है। अगर हम इन पंक्तियों की बात करें, मोहे तो मोरे कवित्व बनावत, ये घनानंद की पंक्तियाँ है। अगर हम घनानंद की रचना की बात करें, सुजान हित मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है इनकी, सुजान हित, आप ये नोट करते हुए चलेगा। रत्नाकर की बात करें, कल काशी। राहुल सांकृत्यायन की बात करें, मेरी तिब्बत यात्रा। मोहन राकेश की बात करें, आखिरी चट्टान। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, श्री हित हरिवंश जी। आपको बताना है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है।
संप्रदाय से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। अगर हम रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो विष्णु स्वामी क्या है, इसके संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विष्णु स्वामी। अगर हम श्री संप्रदाय की बात करें, श्री संप्रदाय किसके, इसके प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। अगर हम निम्बार्काचार्य की बात करें, सनकादि संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। श्री हित हरिवंश की बात करें तो राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ जी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो अगर हम यहाँ पर देखें, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विष्णु स्वामी। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, श्री रामानुजाचार्य। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। और श्री हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन है, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य या वल्लभाचार्य। आपको बताना है कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन है। सिद्धांत, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, सिद्धांत और आपके संप्रदाय से। तो मैंने क्वेश्चन एक साथ लिए हैं, दोनों संप्रदाय और सिद्धांत के। तो आपको यहाँ पर बताना है कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन है, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य या वल्लभाचार्य। अगर हम विशिष्टाद्वैत की बात करें, विशिष्टाद्वैत जो सिद्धांत है उसके सिद्धांतकार है रामानुजाचार्य। अभी भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम मध्वाचार्य की बात करें, द्वैत सिद्धांत, इसके किसके प्रवर्तक हैं, द्वैत सिद्धांत के सिद्धांतकार। अगर हम निम्बार्काचार्य की बात करें, द्वैत सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन है, निम्बार्काचार्य। वल्लभाचार्य की बात करें, शुद्धाद्वैत के सिद्धांतकार कौन है, वल्लभाचार्य। तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के सिद्धांतकार है रामानुजाचार्य, द्वैत सिद्धांत के सिद्धांतकार है मध्वाचार्य, द्वैताद्वैत के निम्बार्काचार्य और शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है, ब्रज, कन्नौजी, बघेली या बुंदेली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोली से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी बघेली ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली ये क्या है, हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी की क्या है, बोली। अगर हम वही बघेली की बात करें तो यह है हमारी पूर्वी हिंदी की बोली, पूर्वी हिंदी की बोली। अगर हम पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी बोली के अंतर्गत 3 बोली आती है, जिसमें आपको अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अभी भी नोट करते चलेगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली ये क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसान का प्राय नहीं है, हलदर, कृषक, अन्नदाता या विस्तर। आपको बताना है कि किसान का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से करने होते हैं, इसमें नहीं पूछा गया है। आपको बताना है कि किसान का पर्याय कौन सा इनमें से नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें, हलदर ये भी किसान का क्या है, प्राय है। कृषक भी किसान को ही कहते हैं और अन्नदाता भी क्या है, किसान का ही प्राय है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें विस्तर, तो विस्तर किसान का प्राय नहीं है। अगर हम विस्तर की बात करें तो फिर ये किसका प्राय है, सर्प या सांप का पर्यायवाची है, सर्प। अगर हम अन्य इसके पर्याय की बात करें, अन्य पर्यायवाची है नाग, सर्प, नाग, व्याल, भुजंग,
व्याल, भुजंग, उरग, उरग और सांप। इसके अन्य क्या है, अन्य है पर्यायवाची, अभी भी ध्यान रखते हुए चलेगा। विषधर की बात करें सर्प, नाग, व्याल, भुजंग, उरग और सांप। अगर हम किसान की बात करें हलधर, कृषक, अन्नदाता। अगर अन्य और इसके पर्यायवाची की बात करें भूमिपुत्र, क्षेत्रजीवी, खेतीहर, ये भी किसे कहा गया है, किसान को ही कहा गया है। भूमिपुत्र, भूमिपुत्र किसान को ही कहा गया है। क्षेत्रजीवी, क्षेत्रजीवी ये भी किसान को ही कहा गया है। खेतीहर, खेतीहर ये भी किसान को ही कहा गया है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिज्ञासा, जनश्रुति, अतिथि, अनादरत। आपको बताना है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अगर हम यहाँ पर देखें, जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जनश्रुति, यानी कि जो बात दूसरे से सुनी गई अफवाह, उसे क्या कहा जाता है, अफवाह। तो वे क्या है, जनश्रुति। इसका एक अन्य अर्थ है अफवाह, अफवाह। जिज्ञासा की बात करें, जानने की इच्छा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर आया जिज्ञासु, तो जानने का इच्छुक, उसे क्या गया है, जिज्ञासु कहा जाता है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अतिथि की बात करें, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, अतिथि। जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो, आने की तिथि निश्चित न हो, निश्चित न हो, उसे क्या कहा गया है, अतिथि। अनादरत की बात करें, जिसका आदर न किया गया हो। अनादरत जिसका आदर न किया गया हो, न किया गया हो। तो आप अभी नोट करते चलेगा। जिज्ञासा के अर्थ की बात करें तो जानने की इच्छा। जनश्रुति, जो बात लोगों से सुनी गई हो, उसे क्या कहा गया, जनश्रुति। अगर हम यहाँ पर देखें अतिथि, जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो, उसे क्या कहा गया, अतिथि। उसके लिए क्या है, एक शब्द अतिथि। अनादरत की बात करें, जिसका आदर न किया गया हो। अब ये भी नोट करते चलेगा। तो हमारा आंसर क्या है, जो बात लोगों से सुनी गई हो, उसके लिए जनश्रुति। ये हमारा ऑप्शन क्या है, बी हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है। संप्रदान समास, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। आपको बताना है कि रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है, बताइए। अगर हम रोग पीड़ित की बात करें तो इसमें कौन सा इसमें समास है रोग पीड़ित में, तो इसमें है करण तत्पुरुष। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसका विग्रह करके देखें तो रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित। तो से की जो विभक्ति आई है वो किसके लिए है, करण तत्पुरुष के लिए आई है। यानी कि करण तत्पुरुष कारक के लिए से की विभक्ति लगती है। अगर संप्रदान की बात करें, के लिए, कारक चिन्ह की बात करें, के लिए, को, ये क्या है, इसकी कारक चिन्ह है। संप्रदान तत्पुरुष की बात करें, का, की, के, ये क्या है, इसके विभक्ति के कारक चिन्ह है। अधिकरण तत्पुरुष की बात करें, मैं पर, अधिकरण तत्पुरुष। तो आप ये भी नोट करते चलेगा, ये है इनके कारक विभक्ति चिन्ह। तो आगे बढ़ जाते हैं। हमारा ऑप्शन क्या है, करण तत्पुरुष। रोग पीड़ित में क्या है, करण तत्पुरुष। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। मैं कल नहीं जाऊंगा, हवा धीरे धीरे बह रही है, यह मेरी पुस्तक है, यह घर सुंदर है। आपको बताना है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है, हवा धीरे धीरे बह रही है। ये क्या है, हमारा क्रिया विशेषण वाक्य है। क्रिया विशेषण युक्त क्या है, वाक्य, यानी कि वे शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, इसमें 2 हमारा सही होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। पंजाबी, पाली,
प्राकृत, अपभ्रंश। आपको बताना है कि कौन सी इनमें से प्राचीन भाषा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपको बताना है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो पंजाबी हमारी प्राचीन भाषा नहीं है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये क्या है, हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अगर हम इसकी बात करें, इसके समय की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का समय की भाषा क्या मानी जाती है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका समय कब से माना गया है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। हमारा ऑप्शन क्या सही है, पंजाबी हमारी प्राचीन भाषा नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांप देखते ही वह डर गया में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, तात्कालिक क्रिया या समस्त क्रिया। आपको बताना है कि सांप देखते ही वह डर गया, निम्न में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें, सांप देखते ही, यहाँ पर कैसी क्रिया प्रयुक्त हुई है, यहाँ पर हुई है तात्कालिक क्रिया, यानी कि एकदम से सांप को देखा तो वह क्या हुआ, डर गया। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, तात्कालिक क्रिया कहलाती है। आप ये ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा आंसर क्या इसमें सही है, तात्कालिक क्रिया। सांप को देखते ही वह डर गया, तात्कालिक क्रिया। आगे बढ़ जाते हैं, अज्ञे द्वारा रचित यह दीप अकेला कविता में दीपक किसका प्रतीक है, समष्टि, व्यष्टि का, अंधेरे का या उजाला का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि अज्ञे द्वारा रचित यह दीप अकेला कविता में दीपक किसका प्रतीक है। यहाँ पूछा गया है कि दीपक किसका प्रतीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अज्ञे द्वारा रचित जो कविता है यह दीप अकेला, उसमें जो दीपक है उस वह प्रतीक किसका माना गया है, व्यष्टि का प्रतीक माना गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि यह दीप अकेला ये कैसी विधा की रचना है। तो यहाँ पर ये कविता विधा की क्या है, रचना है, अज्ञे द्वारा रचित है। अगर हम यहाँ पर देखें अज्ञे की अन्य रचनाओं की बात करें तो आंगन के पार द्वार मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही है इनकी। आंगन के पार द्वार एक रचना ही रही है इनकी। हरी घास पर क्षण भर मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही है इनकी। हरी घास पर क्षण भर। तो अभी भी नोट करते ही चलेगा, आंगन के पार द्वार इनकी रचना है और हरी घास पर क्षण भर ये भी इन्हीं की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, केशवदास, किशोरीलाल गोस्वामी। आपको बताना है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही है केशवदास की। केशवदास की अन्य रचनाओं की बात करें, रतन बावनी, विज्ञान गीता मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही है। रतन बावनी, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता अभी भी नोट करते हुए चलेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चौपट राजा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना ही रही है। ज्वाला प्रसाद मिश्र की बात करें, सीता वनवास। किशोरीलाल गोस्वामी की बात करें, मयंक मंजरी अभी भी नोट करते ही चलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो पेड कोर्स खरीद नहीं पाते और उनकी तैयारी अधूरी रह जाती है। तो फ्रेंड्स हम भी एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। आपको यहाँ पर नहीं पूछा गया है, आपको ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। महादेवी की रचना इनमें से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है, यामा, वीरों का कैसा हो बसंत, सांध्या गीत या नियार। बताइए महादेवी की रचना कौन सी नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो महादेवी की रचना
वीरों का केसाव बसंत ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अगर हम इसकी बात करें वीरों का केसाव बसंत ये किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं। अगर हम इनकी रचना की बात करें, अन्य इनकी रचनाएं जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं। यामा की बात करें, महादेवी वर्मा को इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सांदे गीत निहार ये भी किसकी रचनाएं? महादेवी वर्मा की रचनाएं। अगर हम यहाँ पर देखें रश्मि ये भी महादेवी वर्मा की रचनाएं। और अगर हम निहार, गिल्लू, नीलकंठ ये सभी किसकी रचनाएं? महादेवी वर्मा की रचनाएं। और यामा पर इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो वीरों का कैसा हो बसंत ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यह रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा गया है। रेणुका, कुरुक्षेत्र, धुरु स्वामिनी, उर्वशी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी ये सभी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की क्या है? रचना है। अगर हम यहाँ पर देखें धुरु स्वामिनी किसकी रचना है? धुरु स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? धुरु स्वामिनी। अगर हम जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं की बात करें, कंकाल, तितली, इरावती, झरना, आंसू, लहर, कामायनी ये सभी किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। कंकाल, तितली, कामायनी, इरावती, झरना, आंसू, लहर ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है इन्हें, पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसके लिए? उर्वशी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? 3 हमारा सही है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना धुरु स्वामिनी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, कितनी बार एग्जाम में पूछे गए। आपको बताना है कि एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? चित्रा मुद्गल, मेहरुन्निसा, ममता कालिया या महादेवी वर्मा। आपको बताना है कि एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है। अगर हम यहाँ पर देखें एक पत्नी के नोट्स ये ममता कालिया की रचना है। अगर हम इसकी बात करें ये कब इसकी रचना की गई? 1997 में इसकी रचना की गई ममता कालिया के द्वारा। अगर हम यहाँ पर देखें ये कैसी रचना है? एक प्रेम कहानी है। और अगर हम अन्य रचनाओं की बात करें ममता कालिया की, नरक दर नरक इनकी रचना है। अंधेरे का ताला ये भी किसकी रचना है? ममता कालिया की रचना है। अगर हम चित्रा मुद्गल की बात करें, एक जमीन अपनी ये किसकी रचना है? चित्रा मुद्गल की रचना। मेहरुन्निसा की बात करें, आंखों की दहलीज, मेहरुन्निसा की आंखों की दहलीज। अगर हम महादेवी वर्मा की बात करें, यामा, निहार, नीरजा, गिल्लू, नीलकंठ ये सभी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। तो एक पत्नी का नोट्स किसकी रचना है? ममता कालिया की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सतसई में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि सतसई में कौन सा समास है। अगर हम यहाँ पर देखें सतसई में कौन सा समास है? द्विगु समास है। यानी कि अगर हम द्विगु समास की बात करें तो प्रथम जो शब्द होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, उसे क्या कहा जाता है? द्विगु समास कहा जाता है। यानी कि जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक, वो क्या कहलाता है? संख्यावाचक हो, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो कैसे ये बनाया जाएगा? 700 का समाहार। सतसई को क्या 700
का समाहार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 700 के समाहार में पहला पद क्या है, ये संख्यावाचक है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसमें उसे क्या कहा जाता है, द्विगु समास कहा जाता है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चांद से थोड़ी गप्पे कृति किसकी है? महादेवी वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चांद से थोड़ी गप्पे किसकी कृति है। अगर हम यहाँ पर देखें, चांद से थोड़ी गप्पे, ये कृति है शमशेर बहादुर सिंह की। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करूँ, चुका भी हूँ नहीं मैं, चुका भी हूँ नहीं मैं, ये क्या है, इनकी शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं। इतने पास अपने, इतने पास अपने, ये भी इन्हीं की रचनाएं। अभी भी नोट करते हुए चलिएगा। महादेवी वर्मा की बात करें, नीरजा, रश्मि, निहार, ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचनाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झांसी की रानी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जलियांवाला बाग, पीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं। भगवती चरण वर्मा की बात करें, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र, ये किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो चांद से थोड़ी गप्पे, ये कृति किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है रोमन लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, गुरुमुखी लिपि से, अरबी फारसी लिपि से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है ब्राह्मी लिपि से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रोमन लिपि की बात करें, इससे किसकी उत्पत्ति हुई? अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? रोमन लिपि से हुई है। गुरुमुखी की बात करें, पंजाबी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अरबी फारसी की बात करें, उर्दू। अभी भी नोट करते हुए चलेगा। तो हमारा आंसर क्या है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? ब्राह्मी लिपि से हुई है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको ऐसे सब नोट करते हुए चलना है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वसुंधरा, जमीन, अवनी या तरणीजा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपको बताना है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हम यहाँ पर देखें, वसुंधरा, जमीन, अवनी, ये सभी क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। अगर हम तरणीजा की बात करें, ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। फिर किसका पर्यायवाची? ये यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तरणीजा। अगर हम पृथ्वी के अन्य और पर्यायवाची शब्द की बात करें, तो मही भी पृथ्वी को कहा जाता है। मही, वसुंधरा, वसुधा भी पृथ्वी को कहा गया है। भूमि, मेदिनी, क्षिति भी से ही कहा गया है। तो अब भी नोट करते चलेगा। अगर हम पृथ्वी की बात करें, वसुंधरा, जमीन, अवनी, मही, वसुधा, भूमि, मेदिनी, क्षिति, इसे ही कहा गया है पृथ्वी को। अभी भी नोट करते चलेगा। तो तरणीजा हमारा ऑप्शन सही है। तो ये किसका पर्यायवाची शब्द है? यमुना का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। साकेत, पथिक, यशोधरा या द्वापर, बताइए। आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? पथिक मैथिली शरण की रचना नहीं है। पथिक फिर किसकी रचना है? यह राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगर हम अन्य रचनाओं की बात करें, मानसी, मिलन, स्वप्न, ये सभी किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। मानसी, मिलन, स्वप्न, पथिक, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। साकेत, यशोधरा, द्वापर, ये सभी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, नहुस, उर्मिला, ये सभी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है इनकी साकेत, यशोधरा, द्वापर। अभी भी नोट करते हुए चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने
कल 25 क्वेश्चन कराए थे, आज भी हमने 25 क्वेश्चन आपको कराए, तो हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई या नहीं आई उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।